हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मैंने वादा किया था कि हर मंडे अविनाश काकड़े जी से फिर से बात शुरू हो गई है और आप लोग लगातार हर मंडे को उनकी बातें सुन सकते हैं। क्या कुछ वो देश में होने वाली घटनाओं पर सोचते हैं, उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा हर मंडे। अविनाश काकड़े जी जहां भी होते हैं, नागपुर में अपने घर पर या कहीं बाहर भी, कोशिश करते हैं कि हमें समय दें। आज भी वो नासिक में है, महाराष्ट्र में ही, और उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। अविनाश काकड़े जी से जो आज बातें होंगी वो कई बातें हैं, बहुत ही अहम है। एक तो जो बजट पेश किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें किसानों को क्या मिला। क्योंकि अविनाश काकड़े जी किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और जो किसान मूवमेंट जो दिल्ली के आसपास चला था उसमें भी वो कई बार यहां आए थे, नॉर्थ इंडिया के किसानों के साथ बैठे थे धरने पर। किसानों के मामले में बहुत ही गहराई से उनकी मालूमात है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरे, ज्ञानवापी में जो कुछ कानूनी जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी अविनाश काकड़े जी के पास बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है जो मैं समझता हूं सभी दोनों फरीकों को, हिंदू और मुसलमान, मुझे बहुत ही तकलीफ से यह बात कहनी पड़ रही है कि दोनों फरीक, दोनों पक्ष, असल में पक्ष तो इंसाफ और नाइंसाफी ही होता है, इसे हम हिंदू और मुसलमान में ना बांटें। लेकिन ज्ञानवापी के बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ हकीकतें हैं जो अविनाश काकड़े जी बताएंगे, बहुत ही अहम है, उसको जरूर सुनिएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में गौकुशी के मामले में कुछ लड़के गिरफ्तार हुए हैं, उनकी कोशिश थी कुछ मुसलमान लड़कों को फंसाने की, अब वो केस चला गया है पुलिस के पास, अदालत के पास। इसके अलावा लेह लद्दाख में जहां आर्टिकल 370 हटने के बाद अलग केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद जो खुशियां मनाई गई थी वो खुशियां खत्म हो चुकी हैं और अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे भारत से इजराइल, जी हां आपने सही सुना, इजराइल, भारत से कुछ कामगार लोग जा रहे हैं, लेबर के लोग जा रहे हैं। इजराइल का कहना यह है कि हम फिलिस्तीनियों को काम नहीं देंगे, ये हमारे दुश्मन हैं, ये सारे आतंकवादी हैं और हम अब भारत से लोगों को बुलाएंगे। क्या भारत से जाने वाले लोग सेफ हैं? हमारे एक मेहमान ने अब से पहले इस बात पर शक जाहिर किया है कि भारत को अपने साथ कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए हो सकता है भारत के कामगारों के खिलाफ वहां कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसके बाद भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़े। हमें डर है इस बात का, क्योंकि जंग के मैदान में, जंग के हालात में अपने भारतीयों को एक तरह से लेबर के तौर पर झोंका जा रहा है। यहां पर बहुत सी नौकरियां बाकी हैं, खुल वैकेंसीज हैं कई डिपार्टमेंट्स में, लेकिन ये जो नौजवान हैं बेरोजगारी का दंश झेलने वाले, ये किसी भी तरह से अपनी जान का एक तरह से जोखिम में डाल करके वो काम पर जा रहे हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय देते हैं उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि बजट पेश हो गया, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अलविदाई बजट है मोदी जी की सरकार का, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं अभी तो मोदी जी की सरकार इस बार भी बनेगी। इस बजट में किसानों को क्या कुछ मिला है? आप क्योंकि किसान नेता हैं, किसानों के बारे में आप बताइए, क्योंकि किसान में कोई धर्म विशेष के लोग नहीं है, सभी धर्मों के लोग किसान हैं और एक वक्त था जब कृषि प्रधान देश कहा जाता था और कृषि वाले लोगों को ही एक तरह से किनारे पर, हाशिए पर ले जाने की कोशिशें अब तक होती रही हैं। इस बजट में क्या कुछ है? जी नमस्कार। दरअसल ये सरकार जो है ये उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपतियों को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए काम करती है। शहरों में ब्रिज बनाना, बाईपास बनाना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूं कि नहीं बनाना चाहिए, मगर उसमें कितना झूठ बोलेंगे। 2019 में इन्होंने बोला था 100 लाख करोड़ रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। फिर 2021 आते आते फिर इन्होंने बोला कि 100 लाख करोड़ रुपए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। मतलब 2019 में 100 लाख करोड़, 2021 में 100 लाख करोड़ और 2024
24 में ये बोलते हैं कि 11,11,1111 करोड़ रुपए हम इसमें डाल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इनके ही कुछ लोग बोलते हैं कि ये 100 लाख करोड़ रुपए जो बोला था वो 5 साल के लिए बोला था। इसका मतलब है कि हर साल कम से कम 20 लाख करोड़ होना चाहिए। 100 लाख करोड़ का 5वां हिस्सा तो 20 लाख करोड़ होगा, मगर फिर 11 लाख करोड़ कैसे हो गया? इसका मतलब है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और रही किसानों की बात, तो किसानों की हालत जो है दुगना उनकी करना, फसल का दाम दुगना करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, नदी जोड़ प्रकल्प उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि हम 1 रुपया दाम बढ़ाएंगे डीजल पेट्रोल का और फिर ये नदी को जोड़ देंगे। मोदी जी का रिकॉर्ड है कि गुजरात में ये जब सीएम थे, 10 साल 12 साल जब सीएम थे, 1 हेक्टर भी इन्होंने इजाफा नहीं किया। इरिगेशन में कोई इजाफा 1 हेक्टर का भी नहीं किया। अब ये जलाशयों पर लगा रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं उसको कि ये सोलर एनर्जी का लगा रहे हैं, मगर जलाशय ही मरेंगे। जब उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी तो जलाशय में बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती है, वो जलाशय को मार देती है। रही बात किसानों को क्या मिला, तो बजट में किसानों के लिए झूठे वादे मिले हैं। गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय उसमें नहीं है। विश्व गरीबी सूचकांक में भारत के नीचे खिसकने के बावजूद 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का निंदनीय झूठ खाली इन्होंने बोला है उसमें। दूसरा, एमडीपीआई में प्राप्त लाभों का कोई मूल्यांकन नहीं है, केवल प्रदान की गई सुविधा का आधार है। 11.8 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान सामान्य निधि देने का झूठा वादा है। आपको पता होगा ये निधि दिया, फिर वापस लिया, फिर लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, उनको बताया कि तुम निधि वापस करो नहीं तो आपको जेल होगी। तो ये सब जो है अभी इसमें 2022 में केवल 3.87 करोड़ लाभार्थी बचे हैं। कहाँ 11 करोड़ से शुरू हुआ था, कहाँ 3.87 करोड़ बचा है, और इसमें उन्होंने बढ़ाने का या कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। लागत के दामों में कोई राहत नहीं हुई, उपज के मूल्य समर्थन का कोई आश्वासन भी नहीं दिया। नैनो डीपी को बढ़ावा देने की घोषणा की, जबकि नैनो यूरिया एक आपदा साबित हुई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारा बढ़ चढ़ के मोदी जी ने नैनो यूरिया का गाना गाया था, और ये अभी पता चला कि नैनो यूरिया हमारे लिए किसानों के लिए त्रासदी है, उससे फायदा नहीं हुआ है। सब्जी और फल किसानों के लिए चक्रीय नुकसान का कोई उपाय नहीं है। ठोस राहत के बिना प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त के बिजली देने का आवश्यकता को मान्यता दी। एक हमारा पॉजिटिव निर्णय है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, मगर ये दिन में देंगे कि रात में देंगे, और रात में देंगे तो बिच्छू काटेंगे, जंगली जानवर हमला करेंगे, उसके लिए क्या है तो मुझे नहीं पता। उच्च माइक्रो फाइनेंस ब्याज दरों में भरी गरीब परेशान है, जबकि समूह योजना के तहत लखपति बहू का भी झूठा वादा किया था। एयरवेज, मोटर और रेल परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र में कारपोरेट विकास के लिए सुविधा है, मगर किसान के विकास के लिए कोई सुविधा नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट भारत के किसानों और जनता के लिए एक बड़ा धोखा है। यह झूठ और फर्जी दावों से भरा है। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि पीएम सम्मान निधि धनराशि हर साल 11.8 करोड़ परिवारों को हस्तांतरित की जाती है। यह बिल्कुल झूठ है। मैंने पहले ही आपको बताया ये झूठी बात है, इन्होंने झूठ बताया है। और इस मामले से अब की बेरोजगारी के लिए सम्मानजनक वेतन और पेंशन के लिए कोई राहत नहीं है। किसानों के लिए कोई सम्मानजनक पेंशन और वेतन नहीं है। मनरेगा के लिए इन्होंने एक और चमत्कार किया, जबकि मनरेगा का माहौल उड़ाया था मोदी जी ने। आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पहले टर्म में इन्होंने बोला था कि ये कांग्रेसियों की कब्र है और इसका मैं पूरी तरीके से जतन करूंगा। अगर ये सही था तो उसको समाप्त करने के लिए 9-10 साल में क्या हुआ, क्योंकि 2024 में जो 2014 में 33,000 करोड़ मनरेगा बजट था, आज वो 86,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। और सरकार की दी जाने वाली बहुआयामी बहुगरीबी सूचकांक मानदंड इन सुविधा के किसी भी प्रदर्शन का परिणाम मूल्यांकन किए बिना सुविधा के प्रावधानों को ही प्रयुक्त करते हैं। पुराने जितने सुविधाजनक प्रावधान दिए हैं उसके लिए ही ये इंगित करते हैं, नए कोई प्रावधान इन्होंने नहीं दिए।
बजट में फल और सब्जी के उत्पाद में लगे किसानों के लिए कोई राहत की घोषणा नहीं है। आपने देखा होगा, कभी भी ओले पड़ जाते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी उटपटांग माहौल यानी मौसम का हाल हो जाता है, उसके लिए कोई राहत की योजना नहीं है। और माइक्रो फाइनेंस से करोड़पति बहुए बनाना और ये बनाना, आपको पता है इन लोगों ने मात्र घोषणाएं कहाँ है, जो जो जिसको बोलते हैं डेवलप गांव, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कि बहुत सारे गांव हम डेवलप करेंगे, डेवलप शहर, कहीं दिखाई नहीं देते। किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं था, दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है। तो ये देखिए, मुझे याद है कि एक बार लाइव टेलीविजन पर मोदी जी एक किसान महिला से बात कर रहे थे और उस पर प्रसून वाजपेयी, हमारे जो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस चैनल में, कहीं चैनल में थे और उन्होंने वहां पत्रकार को भेज दिया और उन्होंने बताया कि ये तो हमसे डीएम ने कहलवाया था कि हमारी दुगनी आय हो गई है। तो अब क्या कोई नकली किसान भी नहीं मिल रहा है इस सरकार को जो ये कहे कि हाँ हाँ साहब, मोदी जी तो हमारे लिए चमत्कार हैं और हमें बहुत कुछ दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? आपको क्या लगता है, प्रोपेगेंडे के जरिए किसानों को कहीं अपने नजदीक लाने की भी कोई कोशिश हुई है क्या? मुझे ये लगता है कि स्वांग, पैसे छोड़ के सब बातों का स्वांग आ सकता है। जब निर्धन और बेहाल हो चुका है हमारा किसान, वो किस स्वांग की बात करेगा, किस स्वांग में जिएगा, किस तरीके से जिएगा? वो एक दो बताना कि हमने इतना कर दिया, वो महिला ने आके बता दिया, उसको कोई प्रलोभन दे दिया, बोल दिया, बात अलग है। वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता है 2 करोड़ रोजगार में से कोई रोजगार नहीं मिला। वास्तविकता ये है किसानों की दाम दुगना जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं हुआ। वास्तविकता ये है कि किसानों को जो राहत मिलना चाहिए था, जो इरिगेशन मिलना चाहिए था, अरे इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस के भी पेमेंट नहीं होते। क्रॉप इंश्योरेंस तो निकाल देते हैं, वो इधर किसानों का माने बट्टा नहीं हो जाता है, भट्टा बैठ जाता है, किसान बर्बाद हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनियां प्रॉफिट लेके निकल जाती है। हर साल देखो आप, हर स्टेट में इंश्योरेंस कंपनियां प्रॉफिट में है और किसान को कंपेंसेशन नहीं मिलता है। तो ये जो सबको पता है कि ये सरकार क्यों चल रही है, किस लिए चला रहे हैं, ये सबको पता है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ ज्ञानवापी की तरफ, चूंकि बजट में तो और बहुत सी चीजें हुई हैं, हमारे पास वक्त कम है। मैं ज्ञानवापी का मामला जब से सामने आया है, जहां बाकायदा पूजा की इजाजत दी है अदालत ने, उसके बाद मुसलमानों में एक नाउम्मीदी सी, मैं कह सकता हूं किसी हद तक, कि अब उन्होंने शायद ये महसूस कर लिया कि एक के बाद एक मस्जिदों को इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा और अदालत और पुलिस और ये जो कुछ है, ये सब कुछ दिखावे की चीजें होंगी। लेकिन ज्ञानवापी के बारे में आपके पास कुछ और ज्यादा तथ्य हैं जो ये हिंदूवादी, हिंदुत्ववादी बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के जमाने में ये मंदिर गिराया गया था और इसके बाद यहां मस्जिद बनाई गई थी। आपके पास क्या कुछ है इसके बारे में? देखो, इस देश में हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो इसलिए क्या क्या किया जा रहा है ये आप सब जगह देख रहे हो। हर स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसा विवाद खड़ा किया जाता है कि जहां हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़े। मैं धन्यवाद देता हूं मुस्लिमों को कि मुस्लिम उस तरीके से नहीं ले रहे जिस तरीके से पहले लेते थे। बहुत शांति से और समझदारी से ले रहे। उनको पता है ये वक्त है कि कॉमन जो हिंदू है वो इनके तरफ ना चला जाए। और कॉमन हिंदू जिस अवस्था में यहाँ देश में जी रहा था, जिस अवस्था में वो सहिष्णु था, सर्वसमावेशक था, सबको, सबके मजहब को सम्मान देता था, उस तरीके के हिंदू ज्यादातर बचा रहे। इसलिए मुसलमान प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए, इस प्रयास के लिए मुसलमानों को मैं बधाई देता हूँ। दूसरी बात, आपने जो बात किया है ज्ञानवापी मस्जिद की, दुनिया के वाहिद मस्जिदों में अकेली ये मस्जिद है जिसमें हिंदू राजा का नाम दिया गया हुआ। कोई बोलते हैं कि एक सेठ का नाम है, हिंदू सेठ का नाम है। मैं बताता हूँ जो वास्तविक स्थिति है, उसके किताबों के साथ में, उसके रेफरेंस के साथ में मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 6-7 साल पहले कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला क्या है। और ये औरंगजेब ने तोड़ा था, 40 मन जनेऊ, हर वक्त इतने जनेऊ इकट्ठा करता था, उसके बिना वो खाना नहीं खाता था। जनेऊ का वजन कितना होता है और उसमें उतने ब्राह्मण मार दिए तो एक दिन में सारे ब्राह्मण कम्युनिटी खत्म हो जाती देश की।
तो ये झूठ फैलाने का जो मामला है उसी का शिकार है ज्ञानवापी मस्जिद। वो ज्ञानवापी जो जिसको बोलते हैं मंदिर और वह मस्जिद जो भी हो, ये बात थी कि जब असम में विद्रोह हुआ था, असमियों के विद्रोह किया था वहां के लोकल निवासियों ने औरंगजेब के शासन के विरोध में, उसको कुचलने के लिए औरंगजेब अपने पूरे इसके साथ में लश्कर के साथ में वहां गए थे। और वापस आते वक्त उनके साथ में जो 10-11 राणा थे, राणा मतलब राजपूत राजा थे, उस वक्त का कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं था, तो राजपूत राजा जो थे उस वक्त के, उन राजपूत राजाओं ने वहां आके इनको औरंगजेब को बताया कि भाई हम यहाँ एकलिंग जी का सबसे बड़ा मंदिर है जिसकी हम आराधना करना चाहते, पूजा अर्चना करना चाहते, अभिषेक करना चाहते। तो औरंगजेब ने बोला ठीक है, हम गंगा के उस किनारे पर पड़ाव डालते हैं, बाकी जगह एक दिन पड़ाव रहता है, यहाँ 2 दिन पड़ाव रहेगा। पड़ाव उन्होंने डाला। सुबह आके राणाओं की जितनी रानी थी उन्होंने पूजा अर्चना शुरू की, राणा आके चले गए। जब पूजा अर्चना शाम तक चली तो शाम में ये पता चला महाराजा ज्ञान सिंह का कबीला गायब है, मतलब उनकी बीवी भी गायब है और उनके पास में जो दासियां थी वो गायब है। जैसी गायब है तो उनकी खोज शुरू हो गई, और खोज शुरू होने के बाद में ये पता चला कि वो कहीं है नहीं, आसपास भी बस्तियों में भी नहीं दिखाई दे रही, कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो फिर वहां के सारे मंदिर के जितने पुजारी थे और आसपास के जो लोग थे उनको उठाया गया, उनको धरा गया। धरने के बाद किसी गुप्तहेर ने बताया औरंगजेब को कि मंदिर के नीचे तहखाना है। तो औरंगजेब ने सुबह होते तक इंतजार किया और फिर इनको बताया कि भैया तहखाने की जांच कर लो। तहखाने की जांच करने के बाद पता चला कि वो रानी और उसकी दोनों दासियां मृत अवस्था में और नग्न अवस्था में मंदिर के नीचे का जो तहखाना था उसमें पड़ी हुई है। अब उन्होंने वो पूरा का पूरा मंदिर घेर लिया, इनको ले जाके जो पुजारी वहां थे उन पुजारियों का कत्लेआम किया। राणाओं ने, हिंदू राजाओं ने उन पुजारियों का कत्लेआम किया, क्योंकि बदला लिया उन्होंने अपने रानी का और अपने अपमान का बदला लिया, और उन्होंने उस मंदिर को गिराया था। इसलिए ये जो बोलते उसमें मूर्तियां मिल गई, उसमें मूर्तियां थी, मूर्तियां है, नीचे का तहखाना ऐसा है, बिल्कुल थी मूर्तियां, मंदिर ही था वो। मगर मंदिर को भ्रष्ट करने का काम जिन्होंने किया था वो वहां के पुजारी थे, और वो पुजारियों को उन्होंने वहां कत्लेआम किया था, वो हिंदू राजाओं ने किया था। हालांकि वो सारे सरदार थे औरंगजेब के। तो औरंगजेब का नाम तो बदनाम करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुस्लिम राजा थे। मगर मुस्लिम राजा के साथ में ये 11 राजपूत राणा कर क्या रहे थे, और ये असम तक क्यों गए थे, और फिर उन राजाओं ने जो गिराया उसका झूठा मुकदमा औरंगजेब पर क्यों थोपते हो? अपनी गलती कबूल करो कि हमने व्यभिचार किया था, हमने उस रानी का अपमान किया था, उसकी हत्या की थी, उसके साथ में बलात्कार किया था, और उसके कारण गुस्साए हिंदू राजाओं ने उस मंदिर को गिराया था। तो जब हिंदू मंदिर ही गिराया था तो हिंदू मंदिर के ही मिलेंगे ना अवशेष, और क्या मिलेगा वहां। ये बहुत ही अहम बात है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर को गिराने का काम खुद हिंदू राजाओं ने किया था, अपनी रानी के साथ व्यभिचार और बुरा व्यवहार होने की वजह से। ये याद रखने की जरूरत है। और उसके सबूत है, मैंने मेरे वीडियो पे डाले, कोई भी मेरे वीडियो को विजिट कर सकता है, उसमें डाल सकता है कि ज्ञान, इसमें जो काशी विश्वनाथ का सच, ये हेडिंग है उसका। जी जी जी, आप लोग गूगल करके सारे किताबों के रेफरेंस है, सारे किताबों के रेफरेंस है, आप लोग इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं इस वीडियो को। अब मैं चलना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश में गौकुशी का मामला सामने आया है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी का राज्य है और वहां गौकुशी बार बार होने का क्या मतलब है, और उसमें कुछ हिंदू लड़के पकड़े गए, ऐसी कुछ खबरें हैं, क्या कुछ है? हिंदू लड़के पकड़े नहीं गए, हिंदू लड़कों ने करवाई है। ये पकड़े गए वाला मामला ऐसा है कि आप अलग बोल रहे हैं, ये नियोजन पूर्वक किया गया है मामला। बजरंग दल के कुछ नेता है, सुमित, राजीव, रमन, और सुमित है, राजीव है, एक रमन है, इन्होंने वीडियो शूटिंग किया गौकशी करने का, गाय को काटते हुए वीडियो शूटिंग इन्होंने किया, जैसा कोई मुस्लिम। और वो मुस्लिम कौन था काटने वाला? वो शहाबुद्दीन था। ये शहाबुद्दीन के किसी आपस में रंजिश थी इन लोगों के साथ में, महमूद और अजहर के साथ में। तो इन्होंने एक बार वो इन्होंने बता दिया बजरंग दलियों ने कि ऐसा ऐसा कर,
हम प्रेशर डालते हैं पुलिस थाने पर कि वो उनको गिरफ्तार करे, दोनों पर गौकशी के मामले लगा के इनको जेल पास कर दे। मगर वो थानेदार ने नहीं किया। उसने जब जांच किया तो उसको पता चला कि ये दोनों का इसमें कोई हाथ नहीं है। फिर इन्होंने बताया कि दोबारा कर तू। अब ये थानेदार भी नहीं उसमें आएगा, लपेटे में आएगा और ये दोनों तो अंदर जाएंगे। और इन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो बना के बाकायदा वो गौकशी का मामला उठाया और थाने में जाके धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। थानेदार ने जब उसकी पूरी जांच किया, उस वीडियो की जांच किया, उस सारे इसकी और सीसीटीवी जहां जहां लगे थे उसकी जांच किया, पता चला कि यह मामला बनाया हुआ मामला है। व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए बजरंग दल का सहारा लेके, और बजरंग दल जो गौ रक्षा का दंभ भरता है, हिंदुत्व का दंभ भरता है, उन्होंने अपनी नजर के सामने अपनी सुपरविजन में गौ कटवाई और वो ले जाके जगह जगह पर डालने का प्रयास किया और वो वीडियो बना के उन्होंने वायरल किया। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर ये होगा तो मुझे दुख है इस बात का कि ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। ये हिंदुत्ववादी राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखिए, वैसे भी मैं आपको आज एक बात बताता हूं। हमारे यहाँ भी मुसलमानों में अगर इस्लामिक कानून के हिसाब से देखा जाए तो कुछ जानवर हराम है, कुछ हलाल हैं। लेकिन भारत में चूंकि हिंदू गाय को माता कहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ भी उलमा ने उसको हराम कहा है कि जिस चीज से समाज में जो है वो गड़बड़ी हो और किसी का रिस्पेक्ट, कोई डिसरिस्पेक्ट हो, किसी का धर्म की आस्था को चोट पहुंचे, तो वो काम नहीं करना चाहिए, वो हराम है। तो ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूँ लेह लद्दाख। वो कहना ही नहीं आपके धर्म में क्या कहा, ये धर्म में क्या, मेरा वो कहना ही नहीं है। हाँ, गौकशी 2 बार इसलिए की गई कि उन आदमियों को फंसाना है। क्या हमारे लिए गौ एक हथियार है? क्या हमारे लिए धर्म एक हथियार है? क्या हमारे लिए गौवतबंदी एक हथियार है कि जिसमें अन्य को, लोगों को फंसाया जाए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तैयार करके अपने शत्रुओं को उसमें या अपने विरोधियों को उसमें फंसा के जेल में भेजा जाए? क्या हमारे लिए हथियार के तौर पर यूज होगा? और इसको क्या हम हिंदू शासन बोलेंगे? मेरा ये ऑब्जेक्शन है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। ये कैसे मुमकिन है कि आप धर्म की आस्था के बहाने और किस दूसरों को फंसाना, दुश्मनी निकालना, ये बहरहाल बहुत ही खतरनाक रुझान है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेह लद्दाख में क्या कुछ हो रहा है? सियासत पलट रही है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने तो उस टाइम बड़ी खुशी मनाई थी, एक तरह से बीजेपी को थैंक यू बोल रहे थे वहां के लोग। अब नाराजगी कैसे हो गई, क्या कुछ हो गया? देखो, बीजेपी को थैंक यू इसलिए बोल रहे थे कि उस वक्त कश्मीर राज कर रहा था लेह लद्दाख पर। कश्मीर मतलब मुस्लिम सीएम जो रहता था, क्योंकि मुस्लिम ही सीएम होता था, तो वो राज कर रहा था। तो बौद्धों को ये लगा कि ये मुस्लिम सीएम राज कर रहा है, इसलिए हमारे साथ में पार्शलिटी होती है, गैर बराबरी का हमको वर्तन दिया जाता है, इसलिए उससे मुक्त हुए। उन्होंने बीजेपी का सांसद भी जिताया, 2 बार बीजेपी का सांसद जीता, और उन्होंने उस तरीके से आनंद भी व्यक्त किया। ये बात अपनी जगह पर है। मगर अब जिस लेह लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, 45,110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सबसे बड़ा जिला है और दुनिया का सबसे ऊंचा और ठंडा क्षेत्र है। और खास बात यह है कि बार बार चाइना यहाँ घुसपैठ करता है। ऐसे राज्य में, जिस राज्य की जनसंख्या 1991 में 8,95,000 थी, मात्र 89,500 थी, 500 कुछ थी, मतलब 1 लाख से कम थी जनसंख्या, और 2001 में जनसंख्या बढ़ के 1,17,000 हो गई। उस जहां पर 75% गांव में लोग बसते हैं, 75.57% लोग गांव में बसते हैं, लेह में शहर में नहीं रहते, और वहां 100 से ज्यादा गांव है। ऐसे जगह पर जहां बौद्धों की संख्या 77% है, मुस्लिम 13% है और हिंदू 8.16% है, ऐसे राज्य में कम से कम, आपको वीडियो भेजा है, कम से कम 70 से 80 हजार से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, और ये किसी मीडिया पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये हम ये टॉलरेट कर सकते हैं कि सीमावर्ती राज्य, जिस राज्य में चीन लगा हुआ है और उस राज्य में देश की 90% जनता
केंद्र शासन का विरोध कर रही है और अपने लिए स्वतंत्र राज्य की मांग कर रही है। ऐसे राज्य को अनदेखा करना मीडिया ने या राज्य व्यवस्था ने या स्वतंत्र व्यवस्था ने, जहां अभी चाइनियों को पीछे हटाने के लिए वहां के चरवाहों ने चाइनीज सैनिकों के साथ में लोहा लिया था, ये मीडिया ने न्यूज तो दिखाया। ये न्यूज क्यों नहीं दिखाया कि 70-80 हजार से ज्यादा लोग वहां डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे, स्वतंत्र राज्य को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए और स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के लिए हमें केंद्र शासित नहीं चाहिए, इसके लिए कर रहे हैं। और हमारा सारा मीडिया मौन है, ये देश परिणाम भुगतेगा। जी जी, ये बहुत ही खतरनाक इसलिए मैं कई बार वहां जब ये आर्टिकल 370 हटा तो मैंने कई बार लद्दाख में भी बात की और करगिल में भी बात की। कुछ लोग हैं जो पत्रकार वगैरह हैं, वो यही कहते हैं कि पहले तो ये खुशी थी, इसलिए लग रहा था कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये जो दिल्ली सरकार से जो लोग आते हैं जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, वो उनको कुछ नहीं दे रहे, ना तो सरकारी नौकरियों में जगह दे रहे हैं, ना कोई विकास हो रहा है, सब कुछ रुका हुआ है। ये उनको शिकायत है और वो शिकायत बहुत ही जायज इसलिए है। वो दिखाने की जगह मणिपुर जैसा मामला दिखाने की जगह भारतीय मीडिया राजा रईस और शेख अली खान जो 350 लोग लेके, मुस्लिम लोग लेके लखनऊ से अयोध्या तक 350 लोगों की पद यात्रा को हाईलाइट किया जा रहा है, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है। भैया हमारे देश की प्राथमिकता क्या है भाई? हमारे देश को बचाना, हमारे राष्ट्र को बचाना, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, हमारे देश में उद्योगों को बढ़ाना, रोजगार देना, स्वास्थ्य की सुविधा देना, शिक्षा की सुविधा देना, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है? या 350 मुस्लिम हिंदू के भगवान को, राम को नमस्ते करने के लिए या सजदा करने के लिए वहां पहुंच रहे, ये महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? प्रायोरिटी हमारी क्या हो गई है? तो सरकार ने अपनी प्रायोरिटी दिखा दी है, मगर मीडिया भी वही प्रायोरिटी दे रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सोशल मीडिया की ज्यादा जिम्मेवारी है कि ये जिम्मेदारी से ये सारे मामले जो छुपाए जा रहे हैं उसको आगे लाए। जी जी, बहुत ही दिलचस्प, देखिए बहुत ही तकलीफ जो बात है, मैं गौर कर रहा था आज इसी बात पर कि मुसलसल सरकार झूठ बोलती रहे और जिस मीडिया का काम सवाल करना था, जो झूठ को नंगा करना था, वो भी खामोश रहे। तो ये जो नई नस्ल के बच्चे हैं वो तो यही समझेंगे कि साहब मोदी की गारंटी और जो कुछ मोदी जी कर रहे हैं वही सब कुछ है। तो ये झूठ को सच बना करके पेश करने का काम लगातार हो रहा है। सभी को आंखें खोल करके जीने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया काकड़े जी। भारत से इजराइल के लिए कुछ कामगारों को, कुछ काम करने वालों को भेजने की तैयारी है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि कहते हैं कि यहाँ भूखे मरने से तो बेहतर है वहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं। इस तरह से हरियाणा से कुछ जवानों ने ऐसे बयान दिए हैं, मेरे सामने है। आप क्या कह रहे हैं? क्या कुछ ये इन लोगों को वहां मरने के लिए भेजा जा रहा है ऐसी जंग की हालत में, जहां इजरायली फौजी छुट्टी पर जाता है तो वो डांस करता है, उसे ऐसा लगता है कि हमारी जान बच गई, खैरियत से हम घर वापस आ गए, लेकिन वहां हमारे भारत के ये काम करने वाले क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या होगा? देखो, इंडियन सोल्जर भी चला जाता ना, मुझे उतना दुख नहीं होता, क्योंकि सोल्जर का काम है, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाना है, वो लड़ाई के लिए होते। मगर मजदूरों को युद्ध के क्षेत्र में झोंक देना, ये मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे संपन्न, मेरे जैसे विश्वगुरु, मेरे जैसे बड़े राष्ट्र की ये जिम्मेवारी है, या मेरे जैसे बड़े राष्ट्र की ये जरूरत बन गई है कि हम युद्ध के क्षेत्र में हमारे गरीबों को झोंक दें। उसका कारण यह है कि यूपी के अयोध्या में रामराज चल रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश में, और वहां 5 किलो अनाज के लिए अब 5 लोगों को जाना पड़ेगा अंगूठा टेकने के लिए। ये जो दुर्दशा हमारे देश में हो रही है गरीबों की, गरीब अधिक से अधिक गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला अधिक से अधिक पैसे वाला होता जा रहा है, उसका परिणाम ये है कि वो जो भारतीय मजदूर जो बोलते हैं जाते वक्त 40,000 मजदूरों को परमिशन दिया है इजराइल ने, जो वहां का युद्ध क्षेत्र है, पैलेस्टाइनी युद्ध क्षेत्र है, जिनका विवाद चल रहा है कई सालों से, वहां पैलेस्टाइनियों को रिप्लेस करके भारतीय मजदूरों को काम पे लगाया जाएगा। वहां वह बम पड़ेंगे, वहां भारतीय मजदूर मारे जाएंगे, क्योंकि अभी शांति तो हुई नहीं है वहां। और शांति अशांत क्षेत्र में भारत के मजदूर जाके वो मात्र इसलिए जा रहे हैं कि 5 किलो अनाज में 5 जनों को अंगूठा टेकने के बजाय उनको लगता है चाहे मर जाए, मगर यहाँ 10-12 हजार रुपए कमाने से अच्छा है कि वहां 1-1.5 लाख रुपए महीना हमको अगर मिलता है तो 2-5 साल रिस्क लेके
हम अपने परिवार का कुछ भला कर जाए, या मर जाए तो इसके इंश्योरेंस के पैसे में मेरे परिवार का कुछ भला हो जाए। और इसके लिए हमारे यहाँ के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जा रहे हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ, मैंने रेलवे की कई एग्जाम देने के लिए तैयारी किया हूँ, मगर हमारे रेलवे में इतने सारी जगह, मतलब 4 लाख जगह हमारे यहाँ खाली है, 4 लाख से 6 लाख जगह अलग अलग सेक्शन पे खाली है, और हमारे यहाँ उस पे 6,000 से 10,000 पर टेम्पररी लोगों को रखा जा रहा है, कि जिसको 6,000 और 10,000 रुपए महीना देते हैं, और हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए मुझे जाके वहां लेबर का काम करना पड़ेगा, मजदूरी का काम करना पड़ेगा। तो ये यही हमारी देश की अवस्था है। ये अवस्था में हमारा देश पहुंच चुका है कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किसी को काम नहीं है, किसी के हाथ को काम नहीं है। इसलिए जान हथेली पर लेकर, वो इजराइल हो, पैलेस्टाइन हो, इनको और कहीं भेज दो, अफगानिस्तान भेज दो कि अच्छी मजदूरी मिलेगी, तो देश का युवा आतुर है बाहर जाने के लिए। इतना इस व्यवस्था से वो दुखी हो चुका है। अच्छा, इसमें बहुत ही एक दिलचस्प बात है, ये जो लाभार्थी बनाने की बात है 5 किलो वाली। मैंने कई बार देखा, हमने अपने गांव से भी बहुत सी कहानी सुनी, मैं जिला मेरठ से रहने वाला हूं, और दिल्ली में भी, कि अच्छे खासे जो लोग ठीक ठाक हैं, जो अपना खाना पीने की चीजें खुद खरीद सकते हैं, वो लोग भी वो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, और सरकार एनकरेज कर रही है कि आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा लो। यानी एक उन्हें ये अपना वोटर बनाने के लिए एक तरफ वो कोशिश, और अब ये घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोग जाकर के अंगूठा लगाएं, ताकि हर बच्चा घर का मोदी का, बीजेपी का एक तरह से गुलाम बन जाए, वोटर बन जाए परमानेंट। मैं एक बात बता देता हूँ, इसमें एक बात बता देता हूँ मैं विशेष तौर पे, कि हमारे यहाँ अभी अभी कोरोना लगा था, जब शहर के सारे काम धंधे बंद हो गए थे, सारे लोग पैदल अपने गांव की तरफ जाते थे, क्योंकि गांव में कभी फूड की कमी नहीं थी, गांव में कभी अनाज की वजह से भूखा नहीं मरता था आदमी, गांव में रहने की व्यवस्था की कोई कमी नहीं थी, फूड की कोई व्यवस्था कमी नहीं थी। इसलिए 2020, 21, 22 में लोग पलायन करके गांव जा रहे थे। उस गांव में हम राशन बांट के क्या सिग्नल देना चाहते हैं, उस गांव में हम विभिन्न नामों से रसोइया खोल के और उनको 1 रुपए में खाना दे के हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हम किसानों को, गरीबों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मुझे नहीं समझता है कि इस मेहनत कशों का ये अपमान है या सम्मान है, और ये सम्मान निधि है या अपमान निधि है, कौन सा निधि है और कौन सी योजना है, मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन कम से कम साइकोलॉजिकली जो बात, ये 5 के घर के सभी लोगों को जाके दस्तखत करने हैं या अंगूठा लगाना है, उनके दिमागों में ये बात तो बिठानी है ही कि मोदी की सरकार हमें खाने के लिए दे रही है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, और वोट बीजेपी को ही देना चाहिए। कम से कम ये कोशिश तो, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो कितना देंगे, उनको वोट क्या देंगे, कैसा देंगे। देखो, अगर वोट की इतनी गारंटी होती तो जो हेमंत ये है सीएम है अपने यहाँ के, झारखंड के सीएम, उनको जेल में क्यों डालते? अगर इतनी गारंटी है तो ये तोड़फोड़ क्यों मचाते? इतनी गारंटी है तो ईडी का ऐसा बेजा दुरुपयोग क्यों होता? इतनी गारंटी है तो फिर वो केसेस दर्ज करने का और यात्राएं रोकने का और फलाना दिखाना, ये सब क्यों काम होता? इतना अगर इनको गारंटी थी तो कर्पूरी ठाकुर जी को इस वक्त पर वो भारत रत्न देने की क्या जरूरत थी? इनको अगर इतनी गारंटी है तो लाल कृष्ण आडवाणी, भैया लाल कृष्ण आडवाणी ने 40 साल खराब किया इस देश के, एक ऐसा विवादास्पद इशू उठा के, और अब उसका परिणाम वो भी भुगत रहे। उनको भी समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उनको भारत रत्न हमने दिया है, तो मैं बधाई देता हूं उनको कि उनको भारत रत्न मिला है, उनके अपने काम के लिए उनके सरकार ने दिया होगा, हर सरकार अपने लोगों के लिए करती है। तो ये सब मामले अपनी जगह पर है, मगर उनकी बधाई, उनको मैं बधाई देता हूं। मगर अगर गारंटी है जीतने की और सब गुलाम हो गए इसकी, तो फिर ये तोड़फोड़ मचाने की जरूरत क्या है? जी जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल सरकारें हर तरीके से, वो जो एक अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि कोई लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई अगर हिंदी में उसका तर्जुमा किया जाए, ट्रांसलेशन किया जाए कि मैं कोई पत्थर हटाए नहीं मानूंगा, तो शायद आप लोग तो इस बात पर चर्चा कीजिए कि अगर मोदी के 200 से 225 तक आए
और उनको राष्ट्रपति जी ने सबसे बड़ी पार्टी करके आमंत्रित किया। मैं ये आपको शंका बता रहा हूँ कि आमंत्रित किया कि आ जाए भैया, सरकार आपको बनानी है। इनके पास में 200 से 225 ही एमएलए है। और उसके बाद में जैसा झारखंड में ये झाला मचा रहे हैं, ऐसा मोदी जी ने 5 साल झाला मचा दिया कि इनको प्रूव ही नहीं किया। इन्होंने फ्लोर पर आके ये प्रूव नहीं किया, अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं किया। उसके पहले ईडी से धर दबोचा, निलंबित कर लिया विरोधी पार्टी के सांसदों को। तो फिर देश क्या करेगा, देश का मीडिया क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में चिंतन अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनके सांसद आने वाले नहीं है। बहरहाल हमें तो इस बात की भी आशंका है कि उस वक्त तक सोशल मीडिया भी बचेगा या नहीं, उस पर भी खतरे के बादल तो हैं ही। अगर जिंदा रहे तो जाहिर है सच बोलते रहेंगे और सच ही लोगों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। आप आज नासिक में होते हुए भी आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।